स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे वह है प्रशासन में जन सहभागिता। स्टूडेंट्स, भारत एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन सहभागिता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र का जो एक परिभाषा है वह है जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी कुछ जनता के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसे शासन व्यवस्था में यदि हम जन सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रशासन और शासन की प्रत्येक क्रिया में जनता की भागीदारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि आवश्यक भी है। यदि जन सहभागिता शब्द का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ है सहभागिता यानी भाग लेना और जन सहभागिता यानी जनता के द्वारा भाग लेना। स्टूडेंट्स, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सहभागिता का महत्व इस दृष्टि से भी है कि जो भी कार्य किया जाता है वो जनता के लिए ही किया जाता है। तो जनता को इस दृष्टि से ये जानने का अधिकार है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो जनता से पूछे कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें जनता को सहभागी बनाया जाए, जो नीतियाँ क्रियान्वित की जा रही है उसमें जनता को सहभागी बनाया जाए और जो कार्य किए जा चुके हैं उनके विषय में और उनके परिणामों के विषय में जनता को अवगत करवाया जाए। तो इस दृष्टि से लोकतंत्र में जन सहभागिता महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करती है। ये सभी कार्य लोक प्रशासन या लोक प्रशासकों के माध्यम से किए जाते हैं और उन्हें कई प्रकार की स्वविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की जाती है। यदि इन शक्तियों पर अंकुश नहीं होगा तो लोक प्रशासन शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण अनेक दोषों से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में उस पर एक नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता है और जनता जन सहभागिता के माध्यम से लोक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो इस दृष्टि से भी जन सहभागिता लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जन सहभागिता के कुछ अन्य उद्देश्य हैं। जनता को विकास कार्यक्रमों से जोड़ना, जनता में और विभिन्न समुदायों में जो मानवीय संसाधन शक्ति है उसे विकास कार्यक्रमों की ओर मोड़कर और उनका वांछित लाभ लेना, जनता में ये स्वयं में इस प्रकार की क्षमताएं विकसित करना कि वे सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर निर्णय लेकर उनमें अपनी जो शक्ति है या अपनी सहभागिता है उसको प्रकट कर सके। तो इस दृष्टि से जन सहभागिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत जैसे राष्ट्र में जब देश के लिए राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जाती है और उसे खंड स्तर पर या जिला स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है तो ऐसी दृष्टि में जन सहभागिता के माध्यम से जनता को इन योजनाओं से और उसके परिणामों से जोड़ा जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं भारत में जन सहभागिता के माध्यम कौन से हैं। इसमें प्रथम जो माध्यम है वह है जन इच्छा को जानना। स्टूडेंट्स, भारत में निर्वाचन को हम एक ऐसा माध्यम मान सकते हैं जिसके माध्यम से जनता प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात केंद्र और राज्य में सरकारों का निर्माण करती है। इसके माध्यम से वो शासन कौन करेगा इस प्रकार को निर्धारित करती है, इसलिए ये जन सहभागिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विधानमंडलों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर बहस की जाती है, चर्चा की जाती है और इसे हम एक जो है जन सहभागिता का माध्यम मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा दौरे किए जाते हैं, सम्मेलन किए जाते हैं और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से प्रशासन और सरकार जनता की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो माध्यम इस दृष्टि में हम देखते हैं वह है जन सूचना और राजकीय सूचना। स्टूडेंट्स, सरकार समय समय पर राजकीय प्रकाशन, समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने लाती है। यही नहीं, प्रेस एक इस प्रकार का माध्यम है बीच में जो कि जनता और सरकार के बीच में एक प्रकार का सूचनाओं का आदान प्रदान करता है।
एक तरफ वह जनता की आवश्यकताओं को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाता है, तो दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार की मंशाओं को, उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस दृष्टि से हम सूचना और जो राजकीय सूचना का माध्यम, उसे भी जन सहभागिता का माध्यम मान सकते हैं। कुछ अन्य साधनों पर यदि हम चर्चा करें तो भारत में पंचायती राज को हम जन सहभागिता का एक बहुत बड़ा माध्यम मान सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र में कौन से कार्य होंगे, विकास कार्यक्रमों की क्या दिशा रहेगी और किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह उस क्षेत्र की जनता के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। स्थानीय क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं, उनके निर्वाचन में जनता स्वयं भाग लेती है, स्थानीय क्षेत्र से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने विकास कार्यों की दिशा खुद तय करती है। इसी प्रकार प्रतिनिधित्वपूर्ण नौकरशाही के माध्यम से हम देखते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को नौकरशाही में स्थान दिया जाता है, यह भी जन सहभागिता का माध्यम है। सरकार में प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, यह जन सहभागिता का एक उदाहरण है। और लोक कल्याणकारी राज्यों की प्रकृति के माध्यम से समाज के निम्नतम स्तरों तक जन सरकारी योजनाओं के लाभ को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो इस दृष्टि से ये सभी माध्यम हम कह सकते हैं कि जो जन सहभागिता है उसको सुनिश्चित करते हैं और उसका प्रतीक बनते हैं। जन सहभागिता के महत्व को पहचानते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत में जन सहभागिता ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से जिला स्तर पर और खंड स्तर पर योजना से लोगों को जोड़ा जा सकता है। और उन्होंने जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय घोषित किए थे। उनके समय में चलाया गया 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी का एक प्रतिनिधित्व करता प्रकट होता था। तो इस तरह से जन सहभागिता के अनेक माध्यम हैं और सरकार इन सभी माध्यमों का उपयोग करती है। अब हम अंत में देखते हैं कि भारत में जन सहभागिता की व्यवहारिक स्थिति क्या है। स्टूडेंट्स, सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं कि जन सहभागिता को महत्व दिया गया है, लेकिन भारत में यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो जन सहभागिता की जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। यद्यपि जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर आधारिक संरचना का निर्माण हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे कि जनता सरकारी कार्यक्रमों से, विकास कार्यक्रमों के, नीतियों के क्रियान्वयन से भली भांति नहीं जुड़ पाई है, क्योंकि इसमें अनेक कारक काम करते हैं, जिसमें कि जनता की जो साक्षरता है वह एक प्रमुख माध्यम है, जनता की इन कार्यक्रमों के प्रति रुचि वह भी एक प्रमुख कारक है, नौकरशाही का जो रुख है इन कार्यक्रमों को लेकर वह एक प्रमुख कारक है, नौकरशाही का विकेंद्रीकरण या शक्तियां बांटने के पीछे कितनी मंशा है यह भी एक माध्यम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में अशिक्षा, भारत में नौकरशाही की प्रवृत्तियां और उसके दोषों के कारण, सरकार की मंशा के कारण, लोगों में सहयोग न करने की भावना के कारण और परंपरागत मूल्यों की प्रधानता के कारण जन सहभागिता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए जिस स्तर तक और जिस मात्रा में जन सहभागिता अब तक हो जानी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है, लेकिन हम भविष्य में यह आशा कर सकते हैं कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जबकि साक्षरता का स्तर बढ़ेगा, जन चेतना का स्तर इस स्तर तक बढ़ेगा, प्रशासन के जो मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन आएगा, नौकरशाही की प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी और जन सहभागिता से जुड़े हुए सभी पक्ष हैं वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जन सहभागिता को वास्तविक रूप में सही अर्थों में लागू करेंगे। तब जनता सरकार की नीतियों और सरकार और दूसरे शब्दों में कहें तो शासन और प्रशासन से वास्तविक अर्थों में जुड़ पाएगी और ये सब लोकतंत्र की मजबूती के लिए होगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जन सहभागिता के विभिन्न आयामों को देखा, इसके अर्थ को समझा, इसके महत्व को समझा, इसके माध्यम को देखा और अंत में हमने देखा कि जन सहभागिता की वास्तविक स्थिति क्या है, अगर वह स्थिति संतोषजनक नहीं है तो उसके क्या कारण हैं और क्या कुछ किया जा सकता है जिससे जन सहभागिता, प्रशासन में जन सहभागिता, शासन में जन सहभागिता लोकतंत्र के लिए मजबूती का कारण बन सके। धन्यवाद।